पहला प्रश्न है, यदि P और Q समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के मूल है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है? इस प्रश्न को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि यह क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है। अब द्विघात समीकरण का प्रश्न है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला या फिर कहिए इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता होगा। और अगर ये आपको पता है तो आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? सी अपॉन ए। अब ये तीन चीजें आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब ये इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से रिलेट करना है आपको। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है? 1 है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये होगा। अब बी का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? मूलों का योगफल निकाल लेंगे। वो क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह पे क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ए की जगह पे 1, तो हमें मूलों का योगफल क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा। मूलों का गुणनफल क्या होगा? सी अपॉन ए। सी हमारा कितना है? माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए की जगह पे क्या है? 1। तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो क्या मिलेगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करेंगे? पूछा क्या जा रहा है? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है? तो पी प्लस क्यू, है ना, इसका स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें क्या निकालना है? यही निकालना है। इसकी जगह पे क्या है हमने निकाला? अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन 4 थीटा। अब ये प्लस का 2p इंटू क्यू है। p इंटू क्यू का वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2 p इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या निकाला है हमने? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से बारी 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 से पुट करेंगे। और जिस भी थीटा का वैल्यू जो भी यहाँ पे रखने पे, है ना, कम से कम वैल्यू देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहले 0 रख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे, साइन 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, है ना। और 2 कॉस कॉस 0 1, यानी कि 0 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यानी कि 0 रखने पे हमें क्या मिला? आंसर 2। 30 डिग्री, 30 डिग्री अगर रखते हैं तो साइन 4 थीटा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 गुने कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3 का होल स्क्वायर 3 इंटू वट 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 16। 16 1 प्लस 2 8 16 8 त्रिक 24, यानी कि हो जाएगा 25/16। इसको काटिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, है ना, 1 दशमलव कुछ आएगा। अब उसी तरीके से 45 रखेंगे, 60 रखेंगे। अब हम 90 रख करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 90 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और कॉस 90 0, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 गुने 0 0, तो ये हो जाएगा
यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि थीटा का वैल्यू अगर हम 90 रखते हैं तो हमें न्यूनतम मान जो मिलता है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। 30 तो हमने चेक कर लिया, 45 और 60 आप रख करके चेक कर सकते हैं, 45 और 60 भी रखिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग करके ही कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 रखने पे आंसर क्या आया, 1 आया। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 572x41 कॉमा 9 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। अब ये जो प्रश्न है विभाज्यता के नियम से प्रश्न लिया गया है। आपको 2 से लेकर के 11 तक का जो भी विभाज्यता का नियम है वो सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आगे फिर दूसरे वीडियो में हम इस प्रश्न को और इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको विस्तार से बता देंगे। फिलहाल के लिए देखिए 9 से विभाज्य। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो जो भी संख्याएँ उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ें। 5 + 7 + 2 + x + 4 + 1 इनको जोड़ने के बाद जब इन सभी को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 9 से विभाज्य है तो कहने का मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। अब यहाँ तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अब एक चीज़ समझिए, इन सभी को जोड़ना है और जो संख्या आएगी उन्हें 9 से विभाजित करेंगे। अगर वो 9 से विभाजित हो गई तो ये पूरा का पूरा संख्या विभाजित होगा 9 से। अब यहाँ देखिए 7 और +2 9, ये 9 से विभाजित है तो इसको हटा दीजिए। 5 + 4 9, ये भी 9 से विभाजित है, ये खत्म। अब x और +1 बचा। क्या बचा? x + 1। अब x में इन ऑप्शन को उठाइए और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने पे x का वैल्यू और उसमें 1 जोड़िएगा तो 9 से विभाजित होगा। तो 6 1 7 9 से विभाजित है? नहीं। 4 1 5 क्या 9 से विभाजित है? नहीं। 2 1 3 9 से विभाजित है? नहीं। 8 1 9 ये 9 से विभाजित है, तो यही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये साधारण सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा AB की दूरी 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है ना, मान लीजिए O है। और यहाँ से इसकी एक जीवा जो है AB, इसकी जो दूरी है केंद्र से कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यदि इस वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास अगर 20 है तो रेडियस हो जाएगा 10, तो ये है 10 और ये है 10। अब ये 10 है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ट्रिपलेट से आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो जो भी आंसर मिलेगा उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये है 6, ये है 10, तो हमें निकल के आ गया ये 8। तो ए बी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए बी ये 8, ये मान लीजिए ये पी है, ए पी 8 तो पी बी क्या हो जाएगा, ये भी 8 होगा। तो 8 और 8 16। तो जीवा ए बी की लंबाई का योग किसका, त्रिज्या के साथ, त्रिज्या है 10 है ना, त्रिज्या है 10 और ए बी है 16, इन दोनों को जोड़िएगा तो 16 10 कितना हो जाएगा, 26। 26 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है त्रिज्या और जीवा ए बी की लंबाई का योग क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। R1 और R2 त्रिज्याओं के दो वृत्त हैं, दो सर्कल ले लेते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी परिधियों का अंतर इतना है, तो दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल क्या होगा। तो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही बना लेते हैं इसको। देखिए बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, कितना है 693 अपॉन व्हाट 2। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है पाई। अब देखिए यहाँ पे R1 और R2 दिया हुआ है, R1 इज लेस देन R2, तो यानी कि R2 क्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या है तो पाई R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है ना। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए,
ये हो जाएगा 693/2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू R2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 6399, 11 से 11 दूनी 22, 11 छक 66, 11 तिये 33 और 7 ये हो जाएगा 7 तिये 21, 2 7 छक 42 और 2 44, 2 दूनी 4। तो इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर। हमें ही मिला है 110.25। अब R2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रूट में कन्वर्ट होगा तो इसका रूट निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा। मान लीजिए डेसिमल हमने हटा दिया यहाँ से, डेसिमल यहाँ पे नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो आप देखिएगा, तो ये आपको 105 का स्क्वायर दिखेगा। कैसे, तो देखिए 105 अगर आप लिखते हैं तो 5 का होल स्क्वायर, पछा 25 और 10 और ऊपर 10, जैसे यहाँ पे ना 105 को 105 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में अगर 5 हो पछा 25 और यहाँ पर एक संख्या बढ़ा लीजिए और बढ़ा करके उसको गुना कर दीजिए, 11 दाएं की 110। यही चीज़ है ना 11025। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 और यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव है और हमने क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला है तो 1 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल गया रेडियस बड़े वृत्त का, ठीक है। अब बड़े वृत्त का हमें रेडियस मिल चुका है। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, उनकी परिधियों का जो अंतर है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से अगला स्टेप उठाएंगे तो 2 परिधि क्या होता है 2πr, है ना। तो 2πr, 2π दोनों में है तो 2π हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ से हो जाएगा R2 माइनस R1, या इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा R2 माइनस R1, है ना। बड़े वृत्त की परिधि में से छोटे वृत्त को माइनस करेंगे तो कितना हमें मिला है, यहाँ पे 22 मिला है। 2 इंटू 22/7 और R2 हमारा कितना है 10.5 माइनस R1 क्या है, तो दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल। तो पहले इसका तो रेडियस निकालना होगा ना, 22, 22 से 22 खत्म, तो ये हो जाएगा 10.5 माइनस R1 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 और 3.5 इसमें से घटेगा 550, 10 में से 8, तो ये हो जाएगा 7 बराबर, यानी R1 का वैल्यू जो निकला वो 7 निकला और R2 का कितना है 10.5। तो दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल, इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 10 गुना 20 1, ये हो जाएगा 21, इसको 2 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14, तो 4 1 5 और 2 1 3, यानी कि दोनों वृत्तों के व्यास का जो योगफल होगा वो कितना होगा 35 सेंटीमीटर। तो ये इसका थोड़ा सा बस यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको इसका स्क्वायर रूट आना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे हमने 25 देखा, लास्ट में 25 देखा तो ऑटोमेटिक ये माइंड में हिट कर जाना चाहिए कि ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ये स्क्वायर होने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधा सीधा देखेंगे 110 है तो 10 के आसपास में ही होगा, 10 दाएँ 2100 है ना, 10 के आसपास में ही होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक डीलर 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह पूरे सौदे पर 35% का लाभ अर्जित कर सके। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सामान्य कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, लेट
सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, x हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप देखेंगे वो 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यहाँ पे ये 50 है, 20 क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो टोटल जो अच्छा कुर्सी होगा वो कितना होगा, 30 होगा, जो फिट फाट कंडीशन में होगा। क्लियर। तो यहाँ पर में देख लीजिए, क्योंकि सामान्य कुर्सी का एसपी जो है, सेलिंग प्राइस, हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो यहाँ पर में हो जाएगा 30 इंटू एक्स, है ना। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये है 20 क्या, क्षतिग्रस्त कुर्सी का विक्रय मूल्य। तो वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी के मूल्य, है ना, सामान्य विक्रय क्या है, वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का निर्णय करता है। यानी कि 20, है ना, 20 का, है ना, 3x/4। यहाँ पे क्या है, वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है उसके 3/4, यानी कि सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य है x, और उसके 3/4 पर इस क्षतिग्रस्त कुर्सी को बेचने का निर्णय करता है। और यह सब करने के बाद उसे क्या होता है, 35% का लाभ होता है। और यहाँ पे 50,000 है ना, और इस पे 35% का वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो 0 0 काट दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25, है ना, इसको गुना कर रहे हैं, इसको अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 25, 2 13 पचे 65, 66 67, 2 0 डबल 0। तो 30x प्लस 20 इंटू 30 3x/4 बराबर 67500 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 पंचे वट 20, ये हो जाएगा 30x प्लस मानती है 15x बराबर 67500। 30 10 40 5 45x बराबर 67500। और यहाँ से इसको काट लीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5, 1 5, ये 15 पचा 25, 0 0 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 4 13, 9 पचे 45, 0 0। यानी कि जो बोला जा रहा है सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य हमने क्या माना था, x 1500 जो है क्या होगा, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 1/2, जब भी साइन ए बराबर 1/2 बोला गया, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का ही वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अगर आपको जो डिग्री है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस सब का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको तो कठिनाई हो सकती है। और ये याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है 0 1 2 3 4, इनके नीचे में क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और ऊपर वाले का क्या कर दीजिए, रूट निकाल दीजिए, बस साइन का आ गया, साइन 0 का वैल्यू आ गया, साइन 30, इसको कैलकुलेट करने पे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये √3/2, और ये हो जाएगा 1। और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ से चालू हो जाएगा 1√3/2, ये 1/√2, ये 1/2, 0। उसी तरीके से टेन थीटा कॉट थीटा साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से आगे टेन का निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए खैर इस प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ए का वैल्यू जो हमें मिल गया वो कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। अब ए और बी क्या है, पूरक कोण है। अब पूरक कोण का कंडीशन क्या होता है, ए अगर 30 है तो बी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि पूरक कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, 90 होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमने निकाला साइन ए का वैल्यू है 30,
बी का वैल्यू है 60, यहाँ पे मिलेगा हमें साइन माइनस का, है ना, 30, क्योंकि अभी अभी हमने बताया साइन 30 का वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार मालिक क्रमागत 3 वर्षों के लिए 17, 19 और 21 रुपए में प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रति वर्ष इतना रुपए खर्च करता है तो पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य की गणना कीजिए। तो देखिए, औसत मूल्य की यहाँ क्या है, प्रति वर्ष इतना रुपए खर्च करता है, तो 3 वर्ष में कितना खर्च किया होगा, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिये 9, 8 त्रिक 24, है ना, 3 तिये 9, 8 तिये 24, 2 7 तिया 21, 22, 23, 3 2, 6 त्रिक 18, 18 2 20, कितना आ गया 20,349। ये 3 वर्षों का क्या आ गया, खर्च आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, तो पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य की गणना कीजिए। तो पहले वर्ष का पहले देख लेते हैं, पहले वर्ष का क्या होगा, पहले वर्ष का खपत किया गया पेट्रोल का कुल मात्रा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20, क्या है यहाँ पे 67 ना, तो ये हो जाएगा 6783 अपॉन व्हाट 17, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 17 तिये 17 चौके 68, 68 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिये 51, 51 9 60 9 7, ये हो जाएगा 16 168, 17 9 153, 153 और 7 7 8 7 15, 17 9 153, यानी कि 399 आ गया। सेकेंड ईयर का जो खपत होगा ना, सेकेंड ईयर का जो है खपत की गई पेट्रोल की कुल मात्रा, ये हो जाएगा उसका प्राइस कितना होगा, तो ये है 6783 अपॉन 17 है, तो अगला है 19, 19 से काटिएगा तो 19 19 ये 57 57 10 67, यानी कि 108 हो जाएगा। 19 पचे 95, 95 8 5 13, 19 सते 133, तो ये हो जाएगा 357, और थर्ड ईयर का हो जाएगा 6783 अपॉन में 21, 21 दिए, ये हो जाएगा 63, 63 4, 21 दूना 42, 6 21 दिए 63, यानी कि हो जाएगा 323। अब एवरेज जो प्राइस है वो क्या निकलेगा हमें, एवरेज प्राइस यहाँ पे टोटल है 20349 अपॉन में डिवाइड कर दीजिए, इन सबों को जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या मिलता है हमें 9 7 16, 16 3 19, 9 1 9 1 10 5 15, 15 2 17, 1 3 1 4 4 3 7 3 10, 1079। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए 20349 को डिवाइड कीजिएगा 1079, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा आपको, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2000, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 80 है, तो 8 दूनी 16 160, यहाँ पे 34 ही है, तो ये एक से ही जाएगा 1079, 14 में से 9 5 14, 12 में से 5 7 5 12, और यहाँ पे हो जाएगा 9, ऊपर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ से ये 1 9 9, 9 से कीजिएगा तो 9 8 72 700, क्योंकि 559 ही है, और यहाँ पर में अगर 8 80 रहता है और यहाँ पे 9 से अगर करते हैं तो 9 8 72, यानी कि 720 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 8 से ही करना होगा, 8 से ये, और ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, एक बार और कैलकुलेट करना होगा। 9 8 72, 7 8 7 56, 56 4 60, 3 63, है ना, 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 8 एकम
86 32 और ये हो जाएगा 7 2, ये हो जाएगा 9 और 0। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10 8 80, ठीक है ना। 4 तो होगा नहीं क्योंकि 10 चौके 40, यहाँ पे 90 के आसपास में लेके जाना है ना, तो 10 8 80 तो हमारा ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है 18.85, ठीक है ना। यहाँ पे 8 होगा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 18.85 इस क्वेश्चन का। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमिक विक्रय के पश्चात एक वस्तु की कीमत 1800 से बढ़कर कितना हो जा रही है, 2277। यदि दूसरे विक्रेता को 15% का लाभ हुआ तो पहले विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण सा प्रश्न है। अगर यहाँ पे मान के चलिए ये 1800 है, पहले पे परसेंटेज बढ़ रहा है ना। लाभ कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए 100 है और प्लस हमें नहीं पता 100 में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे हमने ये लिख दिया प्रॉफिट। और अगले वाले में क्या है, अगले वाले में हमें 15% का लाभ हुआ, यानी कि 115/100। और कुछ इसी तरीके से लिखते हैं ना, पहले इतना लाभ हुआ, फिर दूसरा इतना लाभ हुआ, और उसके बाद लाभ होने के बाद यानी कि बढ़ करके 1800 रुपया बढ़ कर कितना हो जाता है, 2277 हो जाता है। बस यहाँ से क्या करना है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 00 से 00 खत्म हो गया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2277 है, ये उधर चला जाएगा 115, 115 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसको उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 00/115। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद हम इसको 18 से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 115 230, ये तो वन टाइम ही जा रहा है, या फिर 5 से करके देखिए। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 2 पचा 25, 2 पचा 25, 5 चौके 20, 0, यानी कि 45540/23। इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप। 45540 को 23 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 दूना 46, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 23 से कम 23, ये 2 और ये 2 और ये आ जाएगा 5, 2 10, यहाँ पे 9, 9 दिए 27, 7 2, 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा 20, 207। 15 में से 8 7 15, एक ऊपर से आ जाएगा 4, 2 9 में 18, 9 9 दिए 27, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि 20 9 80, 180 तो ऐसे ही हो रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 8 ही रखना होगा। 8 3 24 और 2 8 दूनी 16, 2 18, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि ये इसको काटे हम तो ये 1980 से पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या है, 18 को 100 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 1800, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 को x से तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 1980। इसको यहीं पे छोड़िए, 1980 में से 1800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 180। 18 से 18 खत्म, x बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो क्या बोला जा रहा है, तो पहले विक्रेता का लाभ ज्ञात करना है। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है वो, मतलब पहले पे जो लाभ हो रहा है कितना परसेंट का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना और इतना इतना का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या कहता है, सभी को जोड़िए और कितने हैं डेटा, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20, 2 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 1 20 और 1 21/4। 4 पंचे 20, 1 4 दूनी 8, 52 किसका आ रहा है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोना प्रत्येक 1500 रुपए के 2 हैंडबैग खरीदती है। उसने ये बैग बेचे, एक बैग पर 8% का लाभ। जैसे यहाँ पे ये 1500 है,
एक पर क्या होता है, 8% का लाभ होता है। ठीक है, 8% का लाभ हुआ तो कितना का हो गया लाभ कमाने के बाद, 15 अट्ठे 120, जीरो, है ना, 15 अट्ठे 120, जीरो जीरो, यहाँ पे 12, एक 2, एक 15 कम 15, एक 16, कितना आ गया ये आ गया 1620। और दूसरे पर 4% की हानि हुई, यानी कि 1500, 1500 और गुने क्या हो जाएगा, 4% का हानि यानी कि 96/100, जीरो जीरो से कट गया, 15 छक्के 90, 9 15 नमा 135, 135 5 40, 144, यानी कि ये हो गया। अब विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ये है, इन दोनों को जोड़िए, पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या हुआ ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो 0 4 2 6 6 4 10 1 1 2 1 3, 3060 में ये बिकता है और हमने खरीदा कितना में था, दोनों आर्टिकल को ऐड कीजिएगा तो 3000। प्रॉफिट कितना का हुआ, 60 का, कितने में, 3000 में, उन्हें 100, जीरो जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है हमें कितना परसेंट का हो रहा है, 2% का। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप परिमाप दिया हुआ है 48, यानी कि 3a इज इक्वल टू 48 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू 16 हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू 16 256, है ना। तो यहाँ पे 4 से काट लीजिए, 4 छके 24, 4 चौके 16, 64√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। जब जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे है CP, ये हो गया SP और ये हो गया MP। क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे। 10% का छूट होता है इस पे, अंकित मूल्य पे, तो 10 का चीज 9 में बेचा जा रहा है और इस प्रकार 20% का लाभ होता है, 20 पंचे 100 यानी कि 5 का चीज 6 में बेच रहा है। क्लियर, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 पचे 45, 9 छाए 54 और 10 छके 60। बात हो रही है CP और MP की, इसका तो काम ही नहीं है और इसके बीच में रेशियो पूछा जा रहा है, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात हो गया यहाँ 3 और अंकित मूल्य का 4, 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जार में 3:4 के अनुपात में दो तरल पदार्थों A और B का मिश्रण होता है। यदि 5 लीटर तरल A जार में डाला जाता है तो उनका संबंधित अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो जार में निहित तरल B की मात्रा ज्ञात करना है। तो देखिए 3x/4x है, इसमें ए वाले में 5 लीटर मिलाया जाता है और मिलाने के बाद क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिए 15x प्लस 25 बराबर 4 चौके 16x, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 25। अब x बराबर 25 निकल गया, कहता है b की मात्रा ज्ञात कीजिए। b का मात्रा है कितना, 4x, 25 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 100। ये तो साधारण सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखें, नेहा और इस एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। नेहा की गति 1 चक्कर प्रति घंटा है और इसकी गति 5 चक्कर प्रति घंटा है। वह सुबह 9:45 बजे प्रारंभ करते हुए एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह पुनः किस समय मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका नेहा का और कौन है, इश है। इन दोनों का अगर रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे तो ये एक चक्कर और एक ही दिशा में है, जैसे ये सर्कल है ना। मान लीजिए नेहा इस तरफ ऐसे करके दौड़ रही है और इस भी इस तरीके से दौड़ रही है इसी तरफ, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा कितना होगा, 1 चक्कर प्रति घंटा और इसका है 5 चक्कर प्रति घंटा, यानी कि 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 साइकिल यानी चक्कर
4 चक्कर प्रति क्या होगा घंटा। ये रिलेटिव स्पीड हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब ये रिलेटिव स्पीड आ गया 4 चक्कर प्रति घंटा। 4 चक्कर कितने घंटे में? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, ऐसे मान के चलिए। तो 1 चक्कर में कितना टाइम लगेगा? 4 चक्कर में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 चक्कर में 60/4 15 मिनट। यहाँ पे 15 मिनट का आ रहा है। वह सुबह 9:45 बजे प्रारंभ करते हुए एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में जाते हुए पुनः किस समय मिलेंगे? तो 9:45 प्लस 0:15, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? यानी कि पुनः जब मिलेंगे तो वो 10 बजे सुबह मिलेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। हल करना है तो ये साधारण सा सिंप्लीफिकेशन है। 4 2 6, 6 9 54 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 1 54 1 55, 55 में से 12 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 5 में से गया 4, 43 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है x अपॉन वाई टू द पावर a माइनस बी, एक्स अपॉन वाई टू द पावर b माइनस सी, एक्स अपॉन वाई टू द पावर c माइनस a। तो देखिए यहाँ पर में क्या है, बेस समान है, पावर कुछ भी हो सबको जोड़ दीजिए। तो x अपॉन वाई पावर को जोड़ना है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब कट के रिजल्ट क्या दिया? 0। अब आपको पता है कोई भी इस तरीके का प्रश्न हो और इसके पावर पे कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, इसके ऊपर में 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो बस वही चीज़ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये क्वेश्चन था। ए और बी अकेले एक कार्य को 4 और 9 दिनों में पूरा करते हैं। जैसे ए क्या करता है? 4 दिन में पूरा करता है और बी 9 दिन में पूरा करता है। इसका यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा, ये है डेज। ध्यान रखिएगा, ये है डेज, 4 9 और 9 चौके, ये इसका हो गया एफिशिएंसी। क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है? यदि वह दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? बी से प्रारंभ हो रहा है और एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में? अब यहाँ पे देखिए 36 टोटल वर्क आ गया। 2 दिन का जो काम है कितना है? 4 + 9, 9 4 हम नहीं बोल रहे हैं, 4 क्योंकि बी पहले कर रहा है फिर ए कर रहा है, ठीक है ना? कई सारे ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा जिसमें पहले ए करता है फिर बी करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पहले बी करता है फिर ए करता है। तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13। तो 2 दिन में 13 काम खत्म होता है। हमें काम जो है खत्म कितना करना है? 36 काम खत्म करना है। तो इसको दोगुना कर दीजिए, 13 दूना 26, क्योंकि 13 ये 3 गुना करेंगे तो 13 39, 36 से ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं? 13 दूना 26, यानी कि इसको 2 गुना करेंगे तो 4 दिन में जो है क्या हो रहा है? 26 काम खत्म हो रहा है। फिर 1 दिन बढ़ाते हैं, तो अगले दिन अब कौन आएगा? क्योंकि काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले आ रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये, अब कौन आएगा? पहले ये, अब ये आएगा। तो 5 दिन में अगले दिन जो आएगा वो कितना काम खत्म करेगा? 4 काम खत्म होगा, तो 26 और प्लस 4 कितना हो गया? 30। यानी कि 5 दिन में काम कितना खत्म हो रहा है? 30 खत्म हो रहा है। काम खत्म कितना करना है? 36 खत्म करना है। तो 5, अब जो आएगा ये काम कितना खत्म कर रहा है? 9, लेकिन करना कितना है? 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, यानी कि 5.2/3 दिन में जो है ये टोटल काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5.2/3। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से। 4 दिन में इतना, अब कौन आ रहा है? बी से शुरू हो रहा है तो बी ही आएगा। अब तो बी आया, तो 5 दिन में काम खत्म हो गया 30। अब आएगा ए। ए की जो एफिशिएंसी है 9 की एफिशिएंसी है, लेकिन करना, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 9 की है और करवाना कितना है? 6 ही करवाना है। 30 6 36, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो 5.2/3 दिन में जो है ये काम समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनू और मोनू की आयु का अनुपात है 9:12। यदि सोनू की आयु 27, यानी कि सोनू 9 बराबर कितना है? 27, कितना गुना? 3 गुना। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? तो मोनू की आयु पूछा जा रहा है, तो 12 × 3, 12 तिया 36,
यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोनू की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2 दूनी 4 छके 24, इसको ब्रेक किया हमने, कुछ इस तरीके से आया। अच्छा, एक 36 छक्का 216, 6√6, 4 चौका 16 छक 96, 6×2 8√6 बटे 4√6, ये हमने काटा तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो उसे 24 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। गैप कितना का है? 6 का। और यहाँ कितना का है? 24 का। 1 बराबर 4। अब क्या पूछा जा रहा है? उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितना है? 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौक 48 किलोमीटर। वास्तविक तो यही है ना, ये तो बढ़ के आ रहा है। वास्तविक क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय से कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा इस गति से चलता है तो 24 किलोमीटर अधिक चलना पड़ रहा है। तो इन दोनों का जो गैप है 6, और 6 का गैप कितना है? 24 के बराबर में है। तो 1 का बराबर कितना होगा? 4 के बराबर में होगा। स्टार्टिंग का पूछा जा रहा है, इसको 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 चौक 48 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर इतना की छूट देकर इतना रुपए में बेचा जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, CP SP, यहाँ पे MP है ना। तो इस पे 26% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि कितना है? 4 और 9 में से 2 गया 7, है ना। 26% का छूट दिया जाता है, यानी कि 74 में बेचा जाता है। तो 74 बराबर कितना है? तो यहाँ पे 74 बराबर 1554 है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिए तो पुस्तक का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है ना। तो 74 7 दूनी 14, 2 से कटेगा ये 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 15 में से 8 7 15, यानी कि 7, ये तो कट जाएगा, यानी कि 74 एकम 74, यानी कि पूरा पूरा ये क्या है? 21 से कट जा रहा है। तो 1 बराबर हमें क्या मिला? 21 मिला। हमें किसका वैल्यू निकालना है? MP, यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य कितना है, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा 2100, यानी कि 2100 रुपये क्या हो जाएगा? उस पुस्तक का अंकित मूल्य हो। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष है, तो 3 वर्षों के लिए 15,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 वर्षों का जो लगातार यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 पे, मिश्रधम हम निकालेंगे। कितना है? 16%, यानी कि 116/100। उसके बाद क्या है? 20% 120/100। उसके बाद 15% 115/100।
यहाँ से क्या हमें निकल के आएगा, लास्ट मिश्र धन निकल के आएगा। तो 3 और एक 4 जीरो, डबल जीरो डबल जीरो, ये खत्म। इसको 5 से गुना काट लीजिए, 5 दूनी 10, जीरो, 5 दूनी 10 और ये 5 दिए 15, 4 दिए 12, 4 पंचे 20, 5 दिए 15। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 116, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 से, 6 दिए 18, 11 दिया 33, एक 34, 116 गुना 200, क्या हो जाएगा 32, है ना। 8, 4 2 6, 3 3, 3 3 6, और ये दिए 2 6 6 8, और इसको 3 दिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 8 72, 2 7, 9 6 के 54, 54 6 60 एक 61, 6 9 6 के 54, 54 6 60, जीरो 6 9 दूनो 18, 2 20 4 24, 24 जीरो 12, कितना आ गया 24 जीरो 12। ये क्या होगा, ये हमें मिलेगा लास्ट मिश्र धन। अब ये लास्ट मिश्र धन मिला और हमें ब्याज निकालना है, और मूलधन कितना है 15,000। इसको इसमें से घटा लीजिए, 2 1 जीरो, 14 में से 9 5 14, 9 0 1 2, क्या हो जाएगा, इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि, पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा, 16 छक, यह आ जाएगा 96। 6 संख्याओं का औसत 16, यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए, टोटल बचा कितना 5, तो औसत कितना हो जाता है, 17 पचे 85, एक एक, आंसर क्या हो जाएगा 11। तो निकाली गई संख्या क्या होगी 11। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। पहले तो इस डाटा को गिनिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 5 इधर से 5 इधर से, यानी कि जो छठा संख्या होगा वही क्या होगा, इस संख्या में माध्यिका होगा, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में हम बढ़ते हैं, है ना, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा इसमें से संख्या है 13, 13 के बाद पहला हो गया, उसके बाद 25, दूसरा 27, तीसरा, है ना, तीसरा, उसके बाद 1 2 3, 27 के बाद 28, चौथा, चौथा, पाँचवा 43, पाँचवा, उसके बाद छठा, छठा यहाँ पे हो जाएगा 57। और इससे बड़े 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये सभी बड़ी संख्याएं हैं, तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, छठी संख्या जो होगी वही माध्यिका होगी। क्लियर। 1 2 3 4 5 संख्या हमने निकाल दिया, और उसके बाद का जो एग्जैक्ट नंबर है वह है 57, और उसके बाद 5 संख्या वो तो बड़ी हैं, उनको तो देखना ही नहीं है। तो माध्यिका जो छठी नंबर की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन्न कोण के 4/5वें भाग से 27 कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज का इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, एक ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। इनमें से क्या बोला जा रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण, है ना, अपने आसन्न कोण के 4/5वें भाग से, है ना, तो जैसे इसमें कोई भी एक मान लेते हैं, ए बराबर यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5वें भाग से 27 कम, तो एक हमने कोण मान लिया वो है एक्स, और उसके 4/5 भाग से 27 कम, एक हमारा कोण ये मिला, तो एक हमने माना है एक्स माना है ना। एक ये है और ये एक ये है, मान लीजिए बी बराबर एक्स है और ए बराबर ये है।
और इन दोनों को जोड़िएगा, आसन्न कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 4x बटे 5 माइनस 27 बराबर 180। तो 5x 5 4 9x बटे 5 बराबर 10 में से 7 गया, ये हो जाएगा 3, और 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 1, 9 1 9, 9 सत्ते 63, x बराबर 17 पचे 85, यानी कि ये निकल गया 4x अपॉन 5 माइनस क्या है 27, इन दोनों को हमने जोड़ा तो x 4x प्लस 4x अपॉन 5 माइनस 27 और प्लस क्या है x इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा ये जो है ना ये घटेगा नहीं, तो जुड़ जाएगा ना, ये जो है पोर्शन ये तो इधर आके जुड़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 5x और 4x ये हो जाएगा 9x बटे 5 बराबर ये 27 उधर आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, है ना, 7 और 18 दो 20, 207, 9 से काटिएगा 9 दूनी 18, 9 तिये 27, x बराबर 5 तिये 15 और 1 5 दूना 10 1 11, 115, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 115। इसमें से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया, ये हो जाएगा 5, 7 में से 1 गया 6, यानी कि बड़ा वाला जो एंगल निकला है ये, छोटा वाला निकला है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटा एंगल, तो बड़ा वाला ये हो जाएगा 115 और छोटा वाला हो जाएगा 65। इसको हम मान सकते हैं ये है बी और ये है ए। क्लियर। तो हमारे छोटा वाला क्या मिला 65 डिग्री, तो 65 डिग्री ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न था, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या हो, जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और रेगुलर बेसिस पे आप एग्जामिनेशन में अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ये वीडियो जो है, जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, है ना, बिहार एसएससी, सीजीएल जो कि अभी होने वाला है, उन सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस सेट को तैयार किया जा रहा है। आज की क्लास में सेट 1 हमने देखा है, इसी तरीके से आगे के क्लास में हम सेट को लाएँगे, सेट दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा और हर टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।